नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सिन्हा। आप सभी को हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल ई स्टडी वाइब्स में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पिछले 14 जुलाई से आज 16 जुलाई का आज आज का मतलब इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल हम लोग यहाँ पे 6 टॉपिक डिस्कस करेंगे और उन 6 टॉपिक के साथ बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को मिल जाएगा जो आप लोगों का आने वाला एग्जाम जैसे कि असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डीएचएस, पीएनआरटी, एसएससी, असम पुलिस और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाला है उनमें बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इसलिए आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितना भी पॉइंट आप लोगों को मिल जाएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिल जाएगा और वो सारा आप लोग नोट करके रख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे लास्ट वीडियो को जिन्होंने भी हमारा वीकली करंट अफेयर्स नहीं दिखा है तो वो आप लोग वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो देख लीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारा पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो आप लोगों को मिल जाएगा वहाँ पे। तो पहले क्वेश्चन पे है, हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट द 2024 विंबलडन ओपन रिसेंटली। तो 2024 के विंबलडन ओपन रिसेंटली 14 जुलाई को ख़त्म हुआ था, तो वहाँ पे मेंस सिंगल्स टाइटल किन्होंने जीता है? ऑप्शन ए कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविक, ऑप्शन सी डैनियल मेडवेडेव, ऑप्शन डी रोहन बोपन्ना। विंबलडन ओपन हम सभी जानते हैं कि विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम चार चार ग्रैंड स्लैम होता है, उन चार ग्रैंड स्लैम में से एक विंबलडन ओपन है, ठीक है। और ये ग्रैंड स्लैम का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है विंबलडन ओपन। और इसका पहला सेशन कब हुआ था? 1877 को हुआ था, ठीक है। और ये एकमात्र टूर्नामेंट है, ग्रैंड स्लैम है, जो ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा ग्रास कोर्ट विंबलडन ओपन होगा। विंबलडन ओपन का पहला एडिशन 1877 को हुआ था और इस बार जो हुआ है वो 137th एडिशन और कब से 24 जून से 14 जुलाई तक हुआ था, ठीक है। विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, ये चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आशा करता हूँ आज शाम को वो वीडियो प्रिपेयर हो जाएगा। आप लोग वो शाम का वीडियो आप लोग मिस मत करिएगा। वहाँ पे ग्रैंड स्लैम का, चारों ग्रैंड स्लैम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पे डिस्कस करने वाला है, ठीक है। तो कार्लोस अल्काराज ऑफ स्पेन, कार्लोस अल्काराज वो स्पेन का प्लेयर है, टेनिस प्लेयर है। विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट है। तो कार्लोस अल्काराज ने जिन्होंने हाल ही में विंबलडन ओपन में मेंस सिंगल्स टाइटल जीते हैं, ठीक है। नोवाक जोकोविक को हरा के कार्लोस अल्काराज ने मेंस सिंगल्स टाइटल जीते हैं। और बारबारा क्रेज़्किकोवा वो चेक रिपब्लिक का प्लेयर है, उन्होंने जस्मिन पाउलिनी स्पेन का प्लेयर है। जस्मिन पाउलिनी स्पेन का प्लेयर है, उनको हरा के वीमेंस सिंगल्स टाइटल जीती है, ठीक है। तो मेंस सिंगल्स टाइटल में कार्लोस अल्काराज ने जीता है और वीमेंस सिंगल्स टाइटल में बारबारा क्रेज़्किकोवा ने जीती है। बारबारा क्रेज़्किकोवा चेक रिपब्लिक का है और जस्मिन पाउलिनी स्पेन का है, उनको हरा के बारबारा क्रेज़्किकोवा ने वीमेंस सिंगल्स टाइटल जीती है, ठीक है। और कार्लोस अल्काराज ने नोवाक जोकोविक को हरा के मेंस सिंगल्स टाइटल जीते हैं। याद रखिएगा इस बार जो हुआ है वो 137th एडिशन हुआ है और 24 जून से 14 जुलाई तक हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? ये यूके पे हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा विंबलडन ओपन यूके पे ही होता है। नेक्स्ट पेज पे है विंबलडन ओपन का जो मेंस डबल्स टाइटल, वीमेंस डबल्स टाइटल और मिक्स डबल्स टाइटल जिन्होंने भी जीता है उन लोगों का नाम यहाँ पे मेंशन करके दिया है। जैसे कि हैरी हेलियोवरा वो फिनलैंड का है और हैरी पेटन वो यूके का है। इन दोनों मिलके मेंस डबल्स टाइटल जीते हैं। और वीमेंस डबल्स टाइटल में कैटरीना सिनियाकोवा वो चेक रिपब्लिक का है और टेलर टाउनसेंड वो यूनाइटेड स्टेट्स का है। दोनों मिलके वीमेंस डबल्स टाइटल जीती है। और मिक्स डबल्स में जेन जाइलिंस्की वो पोलैंड का है, शी शुवई वो ताइवान का है। इन दोनों मिलके मिक्स डबल्स जीते हैं, ठीक है। मिक्स डबल्स मतलब एक
मेंस और एक मेन और एक वुमेन दोनों मिलके खेलते हैं मिक्स डबल्स। तो याद रखिएगा, मेंस सिंगल्स में कार्लोस अल्काराज और वुमेन्स सिंगल्स में बारबरा क्रेस्किकोवा, और मेंस डबल्स में हेलियोवारा वो फिनलैंड का है, हैरी पेटेंट वो यूके का है। उन दोनों ने मेंस डबल्स जीते हैं। और वुमेन्स डबल्स में कैटरीना सिनियाकोवा वो चेक रिपब्लिक का है, टेलर टाउनसेंड वो यूनाइटेड स्टेट्स का है। इन दोनों ने वुमेन्स डबल्स जीते हैं। और मिक्स डबल्स में जेन जाइलिंस्की वो पोलैंड का है, और सी शुवे वो ताइवान का है। इन दोनों मिलके मिक्स डबल्स जीते हैं। ठीक है, अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे है, हु इज़ द करंट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली फॉरेन सेक्रेटरी पद में, मतलब कल ही ज्वाइन किया है फॉरेन सेक्रेटरी पद में, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी, करंट फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? ऑप्शन ए विक्रम मिश्री, ऑप्शन बी विनय मोहन क्वात्रा, ऑप्शन सी एस जयशंकर, ऑप्शन डी केपीएस मेनन सर। ठीक है, द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इज द टॉप डिप्लोमेट ऑफ इंडिया एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ काम करता है। तो पहला फॉरेन सेक्रेटरी भारत का केपीएस मेनन सीनियर था। ठीक है, वो 1948 को बना था। याद रखिएगा, फॉरेन सेक्रेटरी जैसे कि हाल ही में अपॉइंट किया है, तो इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आके इसके रिलेटेड में, फॉरेन सेक्रेटरी के रिलेटेड में एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि पहला फॉरेन सेक्रेटरी कौन था भारत का, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया है, केपीएस मेनन सीनियर वो 1948 को बना था और पहला फॉरेन सेक्रेटरी बना था भारत के। ठीक है, ऑन 15 जुलाई 2024 विक्रम मिश्री हैज टेकन ओवर द चार्ज एज द 35th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो विक्रम मिश्री जो जिनको हाल ही में फॉरेन सेक्रेटरी पद के लिए अपॉइंट किया गया है, वो भारत के 35th फॉरेन सेक्रेटरी बन गया है। ठीक है, और मतलब कल ही उनको अपॉइंट किया गया है। तो बिफोर ज्वाइनिंग दिस पोस्ट ही सर्व्ड एज द डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 1 2022 टू 14 जुलाई 2024। तो विक्रम मिश्री जब फॉरेन सेक्रेटरी बनने से पहले वो पहले भारत के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। भारत के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा पर्सनालिटी भारत के डेप्यूटी सेक्रेटरी नेशनल सेक्रेटरी सिक्योरिटी एडवाइजर पद में काम किया था, ऐसा भी क्वेश्चन से था। तो आंसर होगा विक्रम मिश्री होगा। तो विक्रम मिश्री अभी जो फॉरेन सेक्रेटरी बना है वो 35th फॉरेन सेक्रेटरी बना है। ठीक है, विक्रम मिश्री जिनको रिप्लेस किया है फॉरेन सेक्रेटरी पद में, उनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। वो भारत के 34th फॉरेन सेक्रेटरी है। ठीक है, 34th फॉरेन सेक्रेटरी है, उनको रिप्लेस किया है विक्रम मिश्री ने। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि विक्रम मिश्री किनको रिप्लेस करके भारत के फॉरेन सेक्रेटरी बना है, ऐसा घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है। या फिर विनय मोहन के बाद कौन भारत के फॉरेन सेक्रेटरी बना है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर आप लोग थोड़ा देख के, मतलब सोच के आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, जैसे इस बार जो एडीआर का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए आप लोग जो भी आंसर करोगे वो सोच समझ के करना है आप लोगों को। और जो भी पढ़ाई करोगे उसका रिवीजन अच्छा होना चाहिए। रिवीजन अच्छा होने से आप लोगों को उतना दिक्कत नहीं होगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए विक्रम मिश्री। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली हमारे आसाम के लिए। व्हिच मेडल हैज वोन बाय मनोज देवनाथ इन द हानोई ओपन इंटरनेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप रिसेंटली। तो हानोई ओपन इंटरनेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप ये वियतनाम में हुआ है। वियतनाम का कैपिटल है हानोई। तो वहाँ पे मनोज देवनाथ हमारा असम का आर्म रेसलर है। मनोज देवनाथ ने कौन सा मेडल जीते हैं? ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हानोई इंटरनेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन वियतनाम फ्रॉम जुलाई 13 टू 14 रिसेंटली। तो 13 जुलाई से शुरू हुआ था और 14 जुलाई तक खत्म हुआ था। और ओवरऑल
12 कंट्रीज के कॉन्टेस्टेंट ने पार्टिसिपेट किया था वहाँ पे, और हमारे असम के मनोज देवनाथ ने 70 केजी कैटेगरी पे ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, 70 केजी कैटेगरी पे ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं थाईलैंड के जोस निकोलस को हरा के। याद रखिएगा, थाईलैंड के जोस निकोलस को हरा के मनोज देवनाथ ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं 70 केजी कैटेगरी पे। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मनोज देवनाथ कौन से खेल के साथ जुड़े हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर होगा आर्म रेसलिंग होगा। तो मनोज देवनाथ आर्म रेसलिंग प्लेयर है, तो उन्होंने 70 केजी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं हानोई ओपन इंटरनेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रॉन्ज। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे है, ऑन व्हिच डे वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो कौन से दिन को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जाता है हर साल? ऑप्शन ए 14 जुलाई, ऑप्शन बी 15 जुलाई, ऑप्शन सी 16 जुलाई, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। द यूनाइटेड नेशंस इज ऑब्जर्व्ड the World Youth Skills Day on 15 July annually to the strategic importance of equipping young people with skills for employment, decent work, and entrepreneurship. The day started to celebrate from 2014. तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा हर साल 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जाता है। ठीक है, ये यूथ को स्पेशली अवेयर करने के लिए और यूथ को स्पेशली प्रमोट करने के लिए हर साल 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जाता है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पहले 2014 को मनाया गया था, और उनके बाद हर साल 2014 के बाद हर साल मना रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक है, तो इस बार जो मनाया था, मतलब कल मनाया था, तो वहाँ पे थीम था यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। याद रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट वो कौन से साल का थीम है? यूनाइटेड वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे का कौन से साल का ये थीम है, यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट? तो वहाँ पे आंसर होगा 2024 होगा। तो 2024 के वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे का जो थीम था वो यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, याद रखिए। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी 15 जुलाई। अभी हम चाहते हैं आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 5 नंबर क्वेश्चन। हु रिप्लेस पुष्प कमल दहाल एंड बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल रिसेंटली। तो पुष्प कमल दहाल के बाद पुष्प कमल दहाल को किन्होंने रिप्लेस किया है और वो नेपाल के करंट मतलब नया प्राइम मिनिस्टर बना है? ऑप्शन ए राम सहाय यादव, ऑप्शन बी के पी शर्मा ओली, ऑप्शन सी विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ, ऑप्शन डी रामचंद्र पौडेल। On 15 July, KP Sharma Oli has assumed the 30th Prime Minister of Nepal. He has replaced पुष्प कमल दहाल एंड द 37th प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। तो पिछले 15 जुलाई को मतलब कल केपी शर्मा ओली उन्होंने नेपाल के वो नेपाल के 30th प्राइम मिनिस्टर बना है और उन्होंने शपथ ग्रहण किया है तो नेपाल के 30th प्राइम मिनिस्टर पद के लिए। ठीक है, और उनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर था नेपाल का वो पुष्प कमल दहाल था। पुष्प कमल दहाल को प्रचंड भी बोलते हैं। ठीक है, प्रचंड भी बोलते हैं पुष्प कमल दहाल को। तो उनके बाद मतलब केपी शर्मा ओली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपी, और नेपाल का जो वर्तमान प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और वाइस प्रेसिडेंट है राम सहाय यादव। नेपाल का जो लेजिस्लेचर है, जो फेडरल पार्लियामेंट है, ठीक है, फेडरल पार्लियामेंट है नेपाल के लेजिस्लेचर। नेपाल के अपर हाउस के नाम नेशनल असेंबली है और लोअर हाउस का नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अपर हाउस और लोअर हाउस। जैसे हाल ही में इलेक्शन किया है तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नेपाल के लोअर हाउस के नाम क्या है या फिर अपर हाउस के नाम क्या है, तो इसलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, और एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, नेपाल में पहले जो नेपाल का जो मोनार्की जो है, नेपाल में पहले मोनार्की था, उनके बाद 2008 को मोनार्की डिसॉल्व करके एबोलिश करके मोनार्की एबोलिश करके
फेडरल पार्लियामेंट्री बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से साल पे नेपाल के मोनार्की सिस्टम को एबोलिश किया था, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर होगा 2008 होगा। तो 2008 के बाद मोनार्की सिस्टम वहाँ पे नहीं चला है, फेडरल पार्लियामेंट्री चला है। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए मतलब फेडरल पार्लियामेंट्री, जैसे हमारा भारत भी है फेडरल पार्लियामेंट्री, सेम वैसे ही नेपाल भी अभी वो बन गया है 2008 के बाद। ठीक है, और इसलिए भारत में जैसे प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, सेम वैसे ही नेपाल में भी प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। लेकिन नेपाल के पड़ोसी कंट्री जो भूटान जो है, वहाँ पे वैसा नहीं है। वहाँ पे भूटान पे अभी भी मोनार्की चलता है। ठीक है, तो इस टॉपिक से हम लोग को क्या क्या मिल गया। नेपाल का हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर बना है वो 30th प्राइम मिनिस्टर बना है, और केपी शर्मा ओली वो नेपाल का वर्तमान प्राइम मिनिस्टर बना है। और उनसे पहले कौन था, पुष्पकमल दाहाल था, प्रचंड। पुष्पकमल दाहाल को प्रचंड भी बोलते हैं, वो उनसे पहले था। और नेपाल के कैपिटल काठमांडू, करेंसी नेपाली रुपये। नेपाल के वर्तमान प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल और वाइस प्रेसिडेंट राम सहाय यादव। लेजिस्लेचर नेपाल के फेडरल पार्लियामेंट्री है, और नेपाल का अपर हाउस के नाम नेशनल असेंबली है, और लोअर हाउस का नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, केपी शर्मा ओली। अभी हम जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन पे है, व्हिच कंट्री होस्टेड द 2024 यूएफए यूरो चैंपियनशिप रिसेंटली। तो यूएफए यूरो चैंपियनशिप ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, ये बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है, और दुनिया के सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट टूर्नामेंट है फीफा के बाद। ठीक है, तो इस हाल ही में ये ख़त्म हुआ है, पिछले 14 जुलाई को ख़त्म हुआ था। तो ये इस बार जो हुआ है वहाँ पे कौन से कंट्री ने जीते हैं। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी सॉरी, यहाँ पे जीते हैं नहीं, यहाँ पे कौन सा कंट्री ने होस्ट किया है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द यूएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप, ऑल्सो नोन एज यूएफए यूरो, इज द सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड आफ्टर द फीफा वर्ल्ड कप। तो फीफा वर्ल्ड कप के बाद सबसे ज़्यादा मतलब प्रिय है यूएफए यूरो कप। ठीक है, यूरो कप भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में यूरो कप भी बोलते हैं, या फिर यूएफए चैंपियनशिप भी बोलते हैं, और या फिर यूएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप भी बोलते हैं। तो इनका पहला एडिशन 1960 को हुआ था, और ये हर 4 साल के बाद होता है। हर 4 साल के बाद होता है, एक्सेप्ट 2021 पे 2020 पे नहीं हुआ था, और 2020 पे जो होने वाला था वो 2021 पे हुआ था। ठीक है, तो इस बार जो हुआ है इसका 17th एडिशन हुआ है। यूएफए यूरो का 17th एडिशन इस बार 2024 में हुआ है। कौन सा कंट्री ने होस्ट किया था? जर्मनी ने होस्ट किया था। पिछले 14 जून से 14 जुलाई तक हुआ था यूएफए यूरो कप। तो जर्मनी ने होस्ट किया था, वहाँ पे स्पेन ने जीते हैं। स्पेन जो है, स्पेन ने इंग्लैंड को हरा के, फाइनल पे इंग्लैंड को हरा के स्पेन ने जीते हैं। और स्पेन इस बार लेके 4 टाइम्स टाइटल होगा। फोर्थ टाइटल स्पेन का है। ठीक है, याद रखिएगा। स्पेन ने कितने बार यूएफए यूरो कप जीते हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा 4 बार होगा। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बता देता हूँ, इंग्लैंड 2 कंसेक्यूटिव 2 बार मतलब कंसेक्यूटिव मतलब रनर्स अप बने हैं यूएफए यूरो कप का। 2021 में भी रनर्स अप बने थे इंग्लैंड, और इस बार भी इंग्लैंड फिर से रनर्स अप बने हैं यूएफए यूरो कप में। और यूएफए यूरो कप में जो बेस्ट प्लेयर जो टाइटल होता है वो रॉड्री को दिया गया है। रॉड्री जिनको रॉड्रिगो के नाम पे भी जाना जाता है, वो स्पेन का प्लेयर है। वो उनको बेस्ट प्लेयर टाइटल अवार्ड दिया गया है। और लेमिन लेमिन यमाल लेमिन यमाल उनको बेस्ट यंग प्लेयर टाइटल दिया गया है। ठीक है, ये दोनों भी स्पेन का प्लेयर है, याद रखिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि रोड्रिगो कौन से देश का प्लेयर है, या फिर रोड्रिगो कौन से खेल के साथ जुड़े हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर होगा फुटबॉल, और देश अगर आता है तो आंसर होगा स्पेन होगा। ठीक है,
तो याद इस टॉपिक से हम लोग को क्या-क्या मिल गया, यूएफए चैंपियनशिप 1960 को पहला एडिशन हुआ था और इनका जो इस हाल ही में जो हुआ है वो 70th एडिशन हुआ है। कौन जर्मनी ने होस्ट किया था और स्पेन वहाँ पे जीते हैं और स्पेन इंग्लैंड को हरा के तो मतलब फाइनल जीते हैं 2024 के यूएफए यूरो कप। और रोड्रिगो जिनको बेस्ट प्लेयर एवं टाइटल दिया गया है और लेमिन यमाल को बेस्ट यंग प्लेयर टाइटल दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए जर्मनी। तो जर्मनी ने होस्ट किया था। अभी हम जाते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन के बारे में 3 क्वेश्चन होगा। आप सभी जानते हो कि हमारे 3 क्वेश्चन का आंसर जो जो भी दे पाओगे तो मतलब कमेंट कमेंट में देता है उनका आंसर करेक्ट होने से मैं नेक्स्ट वीडियो पे नाम मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे है कार्लोस अल्काराज हैज वॉन द 2024 विंबलडन ओपन, ही इज हेलिंग फ्रॉम व्हिच कंट्री। तो कार्लोस अल्काराज हाल ही में जो 2024 के विंबलडन ओपन जीते हैं मेंस सिंगल्स टाइटल में, वो कौन सा कंट्री का है। ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 2 पे है व्हाट इज द नेम ऑफ नेपाल्स पार्लियामेंट लोअर हाउस। तो नेपाल के लोअर हाउस पार्लियामेंट के लोअर हाउस का नाम क्या है। ऑप्शन ए हाउस ऑफ कॉमन्स, ऑप्शन बी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ऑप्शन सी नेशनल असेंबली, ऑप्शन डी हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3 पे है हु वाज द रनर्स अप ऑफ women's singles title final in the who became the who became the who became the who became the runners up of women's singles title final in the 2024 विंबलडन ओपन। 2024 के विंबलडन ओपन के women's singles टाइटल पे रनर्स अप कौन था। ऑप्शन ए एरिना सबालेंका, ऑप्शन बी जस्मिन पाउलिनी, ऑप्शन सी मार्केटा वोंद्रोसोवा, ऑप्शन डी बारबरा क्रेस्किकोवा। ठीक है, तो इन तीनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आप लोग के आंसर के लिए मैं वेट करके रहूँगा और उतना आंसर देने में उतना दिक्कत नहीं होगा जैसे कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग काइंडली उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मतलब नेगेटिव मार्किंग है बोल के आप लोग इस बार जो एडीआरई का जो एग्ज़ाम होने वाला है उनमें उतना घबराने की कोई टेंशन नहीं, ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जितना कंपटीशन हार्ड होता है उतना हम लोग के लिए अच्छा होता है। क्योंकि हम लोग का प्रिपरेशन अगर अच्छा होता है तो कंपटीशन हार्ड होने से भी हम लोग दे पाएँगे। ठीक है? तो इसलिए आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना भी पढ़ाई करते हो, जितना भी चाहे जीके का हो या फिर सोशल स्टडीज़ का भी हो या फिर करंट अफेयर्स का भी हो, जितना भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं और वो सारा टॉपिक आप लोग रिवीजन अच्छा अच्छा करना है आप लोगों को। तो रिवीजन जितना भी अच्छा होगा उतना एग्ज़ाम में जाके उतना दिक्कत नहीं होता है। ठीक है? तो इसलिए रिवीजन रिवीजन को अच्छे से रखना है और बाद में देखिएगा रिज़ल्ट आप लोगों को एग्ज़ाम में मिल जाएगा। ठीक है? वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।